हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर प्रॉफिट एकेडमी पर। मैं हूं सीए निखिल मेहता और हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोगों ने रिसेंटली बिजनेस ट्रांजैक्शन का मीनिंग अच्छे से समझ लिया था। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और देखते हैं कैपिटल किसको कहते हैं। ओके, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो और लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो दोनों वीडियोस एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें उधर डिस्कस करी है। जस्ट लाइक मैंने एक बार कैपिटल का मीनिंग भी उधर बता दिया है, आगे लायबिलिटी और असेट्स आने वाला है, उसका मीनिंग भी मैं एक बार उधर समझा चुका हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं कैपिटल किसको कहते हैं और कैपिटल कैसे चेंज होती है। ओके, ये जो मेरा लास्ट लेक्चर का रफ वर्क था उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। जस्ट वेट फॉर 5 seconds। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। आइए हम लोग देख रहे थे कि कैपिटल किसको कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैपिटल किसको कहते हैं। देखना, मिस्टर जेठालाल है और ये है हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, जेठालाल कौन है? बिजनेस का ओनर है। और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये हमारा बिजनेस है। हम लोगों ने 11th अकाउंट्स के फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमेशा बिजनेस को और बिजनेसमैन को, ओनर को और बिजनेस को हम लोग हमेशा सेपरेट ट्रीट करते हैं। मतलब जेठालाल इज अ सेपरेट पर्सन, separate from Gada Electronics, and Gada Electronics is totally separate from Jethalal। ओके, क्या आप मेरी बात को समझे? मैंने ऐसा बोला कि जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स में बिजनेसमैन को और बिजनेस को दोनों को अलग अलग माना जाता है, दोनों का हिसाब किताब अलग अलग रखा जाता है। अगर मिस्टर जेठालाल दया को गिफ्ट करने के लिए एक अच्छी सी गोल्ड की रिंग लेके आता है तो मुझे बताइए कि क्या ये गोल्ड की रिंग जो दया को जेठालाल ने गिफ्ट करी, इसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे मुझे बताइए? वो जेठालाल का पर्सनल मैटर है। जेठालाल अगर अपने घर पे नया सोफा सेट बनवाता है तो जेठालाल के घर पे वो कुछ भी कराए। हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर अकाउंटिंग करेंगे तो जेठालाल के घर की, गोकुलधाम सोसाइटी की हम कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की जब अकाउंटिंग करेंगे तो जेठालाल की और उसकी पर्सनल थिंग्स की कोई बात नहीं करेंगे, उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन, पर्सनल असेट की कोई बात नहीं करेंगे। ओके, अब बात समझना, जेठालाल के घर पे करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, होंगे। जेठालाल उन करोड़ों रुपए में से 10 लाख रुपए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेके आता है। जेठालाल चंपकलाल गड़ा अपने घर से, तिजोरी से 10 लाख रुपए निकाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेके आता है ताकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस स्टार्ट हो। आप समझ रहे ना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए पैसों की रिक्वायरमेंट तो होगी, पैसे तो चाहिए। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिना पैसे के काम कैसे करेगा? गुड्स खरीदने पड़ेंगे, किराया देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, खर्चा करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करके ही स्टार्ट हो सकता है। तो जेठालाल भाई साहब ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब आप समझना, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना। आप जो भी लैंग्वेज यूज करोगे ना वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, क्योंकि आपको अकाउंटिंग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की करनी है, न कि जेठालाल की। अब आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या बोलोगे इस ट्रांजैक्शन को? ऐसा बोलोगे कि जो हमारे बिजनेस का ओनर है वो ओनर हमारी फर्म में पैसा लेके आया, ओनर हमारी फर्म में पैसा इन्वेस्ट करता है।
जेठालाल इन्वेस्टेड 10 लाख रुपीज इनटू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो जेठालाल 10 लाख रुपए अपने घर से कैश लेके आया ना, इसको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स में क्या कहा जाएगा? कैपिटल। क्या कहा जाएगा? कैपिटल। अगर कल को नट्टू काका आपको बोले कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख रुपए की कैपिटल है, इसका मतलब समझ जाना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जेठालाल के 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। जो ओनर है ना, उसके पैसों को हम लोग कैपिटल कहते हैं। जो एक ओनर होता है बिजनेस का, वो जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो ओनर के पैसों को हम लोग कैपिटल कहते हैं। दिस इज ओनर्स फंड। क्या है ये हमारे बिजनेस का जो मालिक है ना, उस मालिक का पैसा है, ओनर्स फंड है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में यह है कि जेठालाल के घर पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक लैपटॉप की जरूरत थी। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लैपटॉप लेके आना था खरीद के। तो जेठालाल ने बोला कि नया लैपटॉप क्यों लाए, मेरे घर पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है, कुछ काम नहीं आ रहा। तो जेठालाल मतलब कौन? बिजनेस का ओनर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक लैपटॉप लेके आया। क्या लेके आया? लैपटॉप। ये लैपटॉप की जो वैल्यू थी ना, वो वैल्यू थी 20,000 रुपए। 20,000 रुपीज इस लैपटॉप की वैल्यू थी। मुझे बताइए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसने लैपटॉप दिया? ओनर ने। 5 मिनट पहले क्या हुआ था? ओनर ने कैश दिया था। अभी ओनर आपको 20,000 रुपए कैश नहीं दे रहा है, 20,000 रुपए की वैल्यू का लैपटॉप दे रहा है। तो बताइए, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख रुपए तो जेठालाल ने क्या किया था? कैश लेके आया था। और जेठालाल ने 20,000 रुपए का एक लैपटॉप और लाके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया। तो बताइए जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कुल मिला के 10,20,000 रुपीस के आइटम कैश और काइंड में दिए या नहीं दिए? यस। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कैपिटल किसको बोलोगे? ऑप्शन नंबर ए 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10,20,000। बताओ कैपिटल कितनी होगी? द करेक्ट आंसर इज 10,20,000। मिस्टर जेठालाल, ऐसा नहीं होता है कि जो कैश होता है वही सब कुछ है। मिस्टर जेठालाल घर से 10,20,000 रुपए लेके आया है। 10 लाख तो वो कैश लेके आया है और 20,000 रुपए की वैल्यू का वो लैपटॉप लेके आया है। इसका मतलब जो ओनर होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश लेके आए, वो कैश के साथ साथ कुछ काइंड में लेके आएगा, तो उसको भी हम लोग कैपिटल ही मानेंगे और उसको हम लोग एक बार वैल्यूएशन करके मॉनेटरी टर्म्स में जरूर कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो अपन पूछेंगे जेठालाल को कि जो आप लैपटॉप लेके आए हैं उसकी वैल्यूएशन कितनी है, तो जेठालाल आपको बता देगा कि इसकी वैल्यूएशन 20,000 रुपीज है। तो आपको इसकी वैल्यूएशन करना कंपल्सरी है। ओके, और आप एंट्री कर देना 20,000 रुपीज जेठालाल कैश में न लाके लैपटॉप लेके आया। ओके, तो इसका मतलब है कि कैपिटल कैश में भी लाई जा सकती है और कैपिटल में कोई असेट भी आ सकती है। असेट का मतलब समझते हो ना, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे अपने को फ्यूचर में फायदा हो, तो लैपटॉप हमारी असेट ही तो है। ओके, क्या आपको एक बात समझ में आई? बात नंबर 1, कैपिटल कैश भी हो सकती है, कैपिटल काइंड में भी हो सकती है। काइंड का मतलब कैश के अलावा कोई दूसरे मोड से भी कैपिटल लाई जा सकती है, जस्ट लाइक असेट्स भी लाई जा सकती है। ओके, अब मुझे एक छोटी सी बात बताना। जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सुनना, नया एग्जांपल है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कोई इंसान है क्या? नहीं है। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कल को लॉस हो गया तो वो लॉस कौन बियर करेगा? जेठालाल।
नहीं समझे, वापस बोल रहा हूं। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है, आपके पापा बिजनेस में, तो आप एग्जाम्पल को रिलेट कर दीजिए। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया तो वो लॉस कौन बियर करेगा? जेठालाल। और अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में कल को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया तो वो प्रॉफिट किसका माना जाएगा? जेठालाल का, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कोई इंसान थोड़ी है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो जेठालाल की दुकान है। इस दुकान पे जो प्रॉफिट होगा वो भी जेठालाल का और जो लॉस होगा वो भी जेठालाल का। ठीक है, ओके। तो अब एक बात को ध्यान से नोट कर लेना, जो भी प्रॉफिट होगा ना वो भी जेठालाल का। तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्योंकि कैपिटल क्या है? जेठालाल का फर्म में कितना पैसा है। 10 लाख रुपए जेठालाल ने फर्म में लगाए थे और फर्म में 10 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो 2 लाख रुपए भी जेठालाल के हैं। तो बताइए जेठालाल की टोटल कैपिटल कितनी हुई? 12 लाख रुपीस की। कैसे हुई 12 लाख रुपीस की कैपिटल? क्योंकि जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो भी ओनर का ही तो होता है। लॉस भी किसका? ओनर का। और प्रॉफिट भी किसका? ओनर का। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, दोनों किसके माने जाएंगे? जेठालाल के माने जाएंगे। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और जब भी लॉस होगा तो हम लोग कैपिटल से इसको लेस कर देंगे। मतलब लॉस होने पर कैपिटल कम हो जाती है और प्रॉफिट होने पर कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। आज खाली आप इतना सा समझ जाइए, बाकी आगे हम लोग जब एक्चुअल में अकाउंटिंग करेंगे, जब हम इसके हजारों क्वेश्चन करेंगे इस वाले एग्जाम्पल के, तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट को कैपिटल में कैसे ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं। ओके, क्या आपको इतना सा समझ में आया कि जो प्रॉफिट होता है वो भी ओनर का, जो लॉस होता है वो भी ओनर का, और ओनर ने जो हमारी फर्म में पैसा लगाया वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ये कैपिटल जो भी है वो क्या है? ओनर्स फंड। कैपिटल को मैंने क्या नाम दिया? ओनर्स फंड। अगर लॉस हुआ तो ओनर्स फंड कम हो जाएगा और प्रॉफिट हुआ तो ओनर्स फंड इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इतना सा आप अभी समझ लीजिए, बाकी हम लोग आगे बहुत अच्छे से और डिटेल में समय आने पर पढ़ेंगे। ओके, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ओनर, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर इन द बिजनेस। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ मनी, मतलब कैश भी हो सकता है, और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ असेट, और ये असेट भी हो सकती है। ओके, इट इज कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी बिकॉज ऑफ सेपरेट और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। मैंने बताया अभी 5 मिनट पहले कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और जेठालाल दोनों को सेपरेट माना जाता है। ओके, तो ऐसे केस में अगर 10 लाख रुपए जेठालाल ने लगाए हैं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब फिर से चुकाने पड़ेंगे। तो आज नहीं तो कल, नहीं तो जब बिजनेस बंद होगा तब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जेठालाल को फिर से पैसा चुकाएगी या नहीं चुकाएगी? बिल्कुल चुकाएगी। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। ये चीज मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूं लास्ट लेक्चर में, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, जो हमारे 11 का फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो ध्यान से देखिए, उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो बिजनेस का ओनर होता है वो जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा तो बिजनेस आज नहीं तो कल वो फिर से पैसा जरूर लौटाएगा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी पैसा जेठालाल ने लगाया है, जब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद होगा तब सारा पैसा जेठालाल को वापस मिल जाएगा। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि हमको पैसा वापस लौटाना है। क्योंकि हमारे घर का ही पर्सन है, हमारा ओनर ही तो है, उसको ही तो पैसा देना है, तो इसके लिए हम लोग इसको इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट माना जाता है। जेठालाल अलग है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है। जेठालाल का पैसा है ना, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं माना जा सकता, वापस लौटाना पड़ेगा। तो यही लिख रखा है आपकी स्क्रीन पर। आइए देखते हैं क्या लिख रखा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा बोलता है बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन
अलग है, तो दोनों अलग अलग है। इस वजह से जो भी कैपिटल बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा उसको वो फिर से लौटा दी जाएगी। दैट्स व्हाई दिस इज इंटरनल लायबिलिटी। इट इंक्रीजेज विथ फर्दर इन्वेस्टमेंट। जेठालाल आज 10 लाख रुपए लेके आया, कल जरूरत पड़ने पर 5 लाख रुपए और लेके आ जाएगा, तो कैपिटल 15 लाख हो जाएगी ना, तो फर्दर इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होता है। एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट से भी कैपिटल इंक्रीज होती है। और देखो लॉस होने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, लॉस होने पर कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ओके, कैपिटल रिड्यूस दो कारण से हो सकती है, या तो आपकी ड्राइंग्स या फिर लॉस। लॉस मैंने समझा दिया, ड्राइंग्स मैं आपको 1 मिनट में समझा रहा हूं, वो नेक्स्ट पॉइंट भी है तो 1 मिनट में समझ लीजिए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तिजोरी में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं जो कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, उसके कस्टमर ने दिए हैं। ओके, जेठालाल को घर पे पैसों की जरूरत है क्योंकि टप्पू की स्कूल की फीस जमा करानी है। तो जेठालाल ने क्या किया कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तिजोरी में से 50,000 रुपए निकाल के घर पे लेके चला गया। जब ओनर पैसा लेके आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और जब पैसा ओनर लेके जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। क्या कहते हैं उसको हम, ड्राइंग्स। अगर जेठालाल ने 10 लाख रुपए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगाए हैं तो बताओ कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपए। कल को अगर जेठालाल 50,000 रुपए निकाल के लेके चला गया तो हम लोग लेस कर देंगे ना, 50,000 तो आप ले गए भाई साहब, अब आपके 9.5 लाख ही बचे हैं। तो ड्राइंग हम लोग लेस कर देते हैं कैपिटल से, इससे कैपिटल का बैलेंस रिड्यूस हो जाता है। ओके, क्या आपको ये समझ में आया ड्राइंग क्या चीज है? अब ड्राइंग के मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, टप्पू की फीस जमा करानी है तो जेठालाल ने क्या किया, 50,000 रुपीज निकाले और लेके चला गया, ये हुई कैश में ड्राइंग। एग्जांपल नंबर 2, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की टीवी है। किसकी टीवी है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की टीवी है, और जेठालाल के घर पे टीवी खराब हो गई, नई टीवी लानी है। तो जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से एक टीवी निकाल के अपने घर पे लेके चला गया, ये भी क्या है, ड्राइंग है। जब आप लैपटॉप घर से लेके आए थे तो हमने उसको कैपिटल में ऐड किया था ना, तो जब आप यहाँ से कोई गुड्स लेके जाओगे तो उसको भी हम लोग ड्राइंग मानेंगे। तो ड्राइंग है ना, कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। तो क्या आपको समझ आया ड्राइंग किसको कहते हैं? इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन। या तो कैश लेके चला गया या फिर यहां से कुछ गुड्स निकाल के लेके चला गया, वो सब क्या है, ड्राइंग है। आप समझ गए? आपके पापा की किराने की दुकान है, ओके, घर पे चावल खत्म हो गए तो आपने पापा को फोन किया, पापा दुकान से 5 किलो चावल लेते आना। तो पापा जो दुकान से 5 किलो चावल लेके आएंगे ना, तो आप दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए वो क्या है, वो ड्राइंग है। ओनर गुड्स ले गया। ओके, ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ ओनर। ड्राइंग की वजह से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। अब बात आती है नेक्स्ट कि लायबिलिटी किसको कहते हैं। ओके, लायबिलिटी किसको कहते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आएगा असेट किसको कहते हैं। मैंने आपको लायबिलिटी और असेट एक बार फर्स्ट लेक्चर में समझा दिए थे, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। ओके, मुझे थोड़े से ब्लैंक स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप 5 सेकंड का इंतज़ार करिए, मैं ये सारा मैटर डिलीट कर देता हूँ। ओके, आइए हम लोग देखते हैं लायबिलिटी किसको कहते हैं। लायबिलिटी को आप आसान शब्दों में समझिएगा। अमाउंट पेएबल बाय एंटिटी। एंटिटी मतलब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। छोटे से 2-3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ और एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। जो अमाउंट हमको देना है किसी दूसरे को, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। किसको कहते हैं हम लोग लायबिलिटी? हम लोग लायबिलिटी कहते हैं जो अमाउंट हमको किसी दूसरे को देना है। देखते हैं कैसे। जस्ट लाइक बैंक लोन। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से
40 लाख रुपए का लोन ले रखा है, तो बताइए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना, क्या ये पैसा लौटाना है? यस। क्या ये पैसा चुकाना है? यस। दिस इज द अमाउंट पेएबल। किसको? किसी बाहर वाले को। कौन बाहर वाला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 40 लाख रुपए का जो बैंक लोन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइबिलिटी, क्योंकि ये हमको चुकानी है, हमारे माथे बोझ है। आप समझ रहे हैं ना, ये 40 लाख रुपए का माथे बोझ है, इसको चुकाना है। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रिलायंस डिजिटल, ये फर्म का नाम है, वर्थ ₹1 लाख ऑन क्रेडिट। देखना, रिलायंस डिजिटल और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ। रिलायंस डिजिटल ने 1 लाख रुपए के गुड्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किए। हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? परचेज। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिलायंस डिजिटल से 1 लाख रुपए के गुड्स परचेज किए हैं। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिलायंस डिजिटल ने कहा पैसा दीजिए, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि सर पैसा अभी नहीं है, 15 दिन बाद दे देंगे। तो रिलायंस डिजिटल ने बोला चलो ठीक है, 15 दिन बाद दे देना। तो ये जो अपने गुड्स खरीदे ना, ये कैश दे के खरीदे या उधार खरीदे? उधार खरीदे। अब मुझे बताइए, ये 1 लाख रुपए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वापस रिलायंस डिजिटल को पे करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो कोर्ट में केस कर देंगे, जेल जाना पड़ेगा। तो दिस 1 लाख रुपीज इज पेएबल और नॉट? यस, दिस इज द पेएबल। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइबिलिटी है। और जब हम गुड्स खरीदते हैं और उसकी जो उधारी होती है ना, उस उधारी को और ये उधार देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब समझ जाना। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बोलेगा पता है? हमारे 1 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स का क्या मतलब है? क्रेडिटर्स मतलब 1 लाख रुपए के हमने गुड्स उधार खरीदे हैं, जो कि हमको फिर से पैसा देना बाकी है। तो क्रेडिटर का मतलब आपने उधार खरीदा, और लोन का मतलब आपने पैसा लिया है उधार। क्रेडिटर का मतलब आपने लिए गुड्स हैं, देना पैसा है। ओके, तो मान लीजिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 10 लाख रुपए का बैंक लोन है, 1 लाख रुपए के क्रेडिटर है जिनको पैसा देना है। क्रेडिटर मतलब जिनसे आपने उधार खरीदा, उनको वापस पैसा देना है। तो ये सब क्या है? ये अमाउंट पेएबल है। ये सब क्या है? ये हमारी लाइबिलिटी है। क्या आपको इतना सा बात समझ में आया? ओके। अब मुझे एक बात बताओ कि जेठालाल ने जो 10 लाख रुपए लगाए थे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वो 10 लाख रुपए आज नहीं तो कल वापस लौटाएगी ना? यस। तो जो कैपिटल होता है ना, वो कैपिटल भी लाइबिलिटी में ही आता है। ओके। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 जगह पैसे देने हैं। एक तो रिलायंस डिजिटल को 1 लाख रुपया देना है, एक बैंक से लोन ले रखा है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, जस्ट वेट। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को है ना 3 जगह पैसा देना है। किसको किसको? एक तो रिलायंस डिजिटल को देना है 1 लाख रुपया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देना है 40 लाख रुपीस, और एक मिस्टर जेठालाल, अरे अपना ओनर नहीं है क्या, वो भी तो पैसा लेके आया था, उसको भी लौटाना है, उसको देने 10 लाख रुपए। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल लाइबिलिटी कितनी हुई? 51 लाख रुपीस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के माथे बोझ है, इसको चुकाना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? लाइबिलिटी। ओके, ये जो रिलायंस डिजिटल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स। और जेठालाल है ना, वो तो हमारे घर का ही है, ओनर है। जो ओनर को पैसा देना है ना, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी, और जो आउटसाइडर को पैसा देना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके 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 ओके
क्या आपको लायबिलिटी क्या होती है समझ में आया? ठीक है, अभी मैं लायबिलिटी में दो टाइप्स और बता रहा हूँ, 2 मिनट ध्यान से सुन लोगे ना, ये वाला लेक्चर भी एंड कर दूंगा, बस लायबिलिटी समझ में आ जानी चाहिए। ये समझ में आया? इंटरनल लायबिलिटी समझ में आ गया, एक्सटर्नल लायबिलिटी समझ में आ गया। इंटरनल लायबिलिटी हम लोग कैपिटल को कहते हैं जो कि ओनर को चुकानी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी हम लोग आउटसाइडर को जो पैसा चुकाना है उसको कहते हैं। इतना सा समझ में आ गया? जो भी पैसा चुकाना है, दूसरों को देना है, माथे पे बोझ लेके घूम रहे हो, उसको हम लोग लायबिलिटी कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लूं लायबिलिटी का। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल नेक्स्ट ले लेता हूं मैं कि लायबिलिटी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन सी? करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं। ओके, और ये होती है हमारी एक्चुअल में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, आपके माथे बहुत सारा बोझ है, मैं बोझ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। 1 लाख रुपए किसको देने हैं अपने एग्जाम्पल में? पेबल टू रिलायंस डिजिटल। किसको देने? रिलायंस डिजिटल को। रिलायंस डिजिटल से जब हमने गुड्स खरीदे थे तो रिलायंस डिजिटल को हमने क्या बोला? 1 महीने में पैसा दे देंगे, 1 महीने का समय दे दो। रिलायंस डिजिटल ने बोला जाओ 1 महीने में पैसा दे देना। मतलब ये पैसा आपको जल्दी लौटाना है। और जब हमने बैंक से 40 लाख रुपए का लोन लिया ना, तो हमने बैंक को बोला कि ये पैसा हम अभी नहीं लौटाएंगे, 5 साल बाद लौटाएंगे। तो बैंक ने बोला ठीक है 40 लाख रुपए ले जाओ, 5 साल बाद लौटाना। तो ये 40 लाख का भी अपने को पेमेंट करना है, 1 लाख का भी पेमेंट करना है, लेकिन इस 1 लाख का पेमेंट जल्दी करना है और 40 लाख का पेमेंट लेट करना है। जिनका पेमेंट जल्दी करना है उनको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसको प्रॉपर्ली कहा जाता है करंट लायबिलिटी। करंट मतलब अभी की। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं हम, जो कि थोड़े से लंबे समय बाद हमको चुकानी है। चुकानी तो दोनों है, अभी जो रिसेंटली पहले चुकानी है वो करंट लायबिलिटी, और जो थोड़े टाइम बाद चुकानी है वो नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो ऐसा बोलती है कि जो लायबिलिटी पेएबल विद इन 1 ईयर है, 1 साल के अंदर अंदर लौटानी है, उसको हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि 1 साल को छोटा समय कहा गया है। और जब भी 1 साल के बाद आपको पेमेंट करना है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहते हैं। चलिए, लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और अब हम लोग लायबिलिटी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। कहां से? अपने नोट से। पढ़िए मेरे साथ साथ। लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, मतलब ऋण, मतलब माथे बोझ, पेएबल बाय द बिजनेस, जो कि बिजनेस का पेएबल अमाउंट है। इंटरनल लायबिलिटी मतलब कैपिटल, जो कि किसको देनी है? ओनर को देनी है। लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, जो हमारे बिजनेस का ओनर है ना, उसको जो पैसा देना बाकी है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, जिसको हम लोग कैपिटल भी कहते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो कि बाहर वालों को देनी है, लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर अदर देन ओनर्स, इस टर्म इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों अराइज होती है? या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब उधारी, रिलायंस डिजिटल, या फिर आप लोन वगैरह लेते हो। एक्सटर्नल लायबिलिटी के एग्जाम्पल में लिख रखा है क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी एक तरह का लोन है, और भी बहुत सारी लायबिलिटीज हो सकती है। क्या आपको इंटरनल लायबिलिटी समझ में आई? जो हमारे ओनर को पैसा देना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो बाहर वालों को पैसा देना है। ओके, अब देखते हैं लायबिलिटी कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2। करंट लायबिलिटी मतलब जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो आराम से 1 साल के बाद पे करनी है। करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन अ ईयर।
एग्जाम्पल क्रेडिटर्स आप अभी याद रखो, क्योंकि बिल्स पेबल में आपको अभी नहीं समझा सकता हूं। शॉर्ट टर्म लोन आप याद रख लो, आपने बैंक से एक लोन लिया, बोला 6 महीने में दे दूंगा, तो इस तरह का लोन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेबल में आपको अलग हेडिंग में समझाऊंगा, इसको अलग से मार्क करके रख लो। नॉन करंट लायबिलिटी इज द लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एग्जाम्पल क्या है, लॉन्ग टर्म लोन है। डिवेंचर क्या है, ये भी मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा, आप अभी खाली लॉन्ग टर्म लोन याद रख लीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, हम लोग